हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मौर्य साम्राज्य से बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए। इस क्लास से आप लोगों को मौर्य साम्राज्य से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिल ही जाएगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तो ये वीडियो बस आप लोगों को फुल वॉच करना है, पूरा देखना है अंत तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में दे देता हूँ। आपको इतना तो पता ही है कि भाई MCQ क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल चॉइस। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों को उपलब्ध करानी है। देखिए, अगर आप लोगों से पूछे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, किसने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था, तो याद रखना वो था चंद्रगुप्त। ठीक है ना, चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी के नाम पे ये मौर्य साम्राज्य पड़ा था। इसकी जो स्थापना की गई थी 345 BC में की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 345 ईसा पूर्व में की गई थी। अच्छा, एक और लाइन आप लोगों को याद रखनी है। जस्टिन के अनुसार, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। ये आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है ना, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो ये भी आप लोग याद रखना। किसने कहा था सेंड्रोकोटस? वो कहा था जस्टिन ने। पहचान किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, तो वो की थी विलियम जोन्स ने। तो इतना तो आप लोगों को याद हो गया। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया गया था 305 BC में, इसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम कार्नेलिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो याद रखना, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ए विकल्प बिल्कुल इसमें राइट गया, ठीक है ना। बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? भारत का साम्राज्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्ष या कनिष्क? तो देखिए सही आंसर जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य यानी मौर्य वंश स्थापित किया गया था। तो ये बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? किसने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर? अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार? तो देखिए सही आंसर जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन करेंगे, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सम्राट अशोक था, ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ये 269 BC में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। चलो, ये जो मगध की गद्दी पर बैठा था, तो उस समय ये अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल, याद रखना। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो आपसे पूछेगा मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पुराणों की, तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों से पूछता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7, याद रखना। लेकिन अगर ये पूछे अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो बात है 1750
1750 ईस्वी की। अशोक के शिलालेखों की जो खोज की थी वो पादरेटी पादरेटी फेलेंथर ने की थी, फैंथलर ने की थी, है ना। पादरेटी फैलेंथर ने की थी 1750 ईस्वी में। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने किसने प्राप्त की थी? तो 1837 में जेम्स प्रीसेप ने, ठीक है ना, जेम्स प्रीसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की, ठीक है ना, पढ़ने की सफलता जो है वो प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसमें बता दिया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ इससे रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? 5वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है ये। तो भाई याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यूनानियों को बाहर खदेड़ दिया गया था। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर फैली हुई थी? बिंदुसार के शासन के दौरान बात करूंगा बिंदुसार के बारे में भी अब थोड़ी सी। तो तक्षशिला की बात है। तक्षशिला में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, तो तक्षशिला में अशांति फैली हुई थी बिंदुसार के समय में। ये जो बिंदुसार था ये किसका उत्तराधिकारी था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और ये 298 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था। ये भी पूछ सकता है कब बैठा था मगध की गद्दी पे? 298 बीसी में बैठा था। अच्छा, ये बिंदुसार जो था इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसे अमित्रघात के नाम से जानते थे। अमित्रघात के नाम से इसे जाना जाता था, याद रखना। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक। तो ये भी पूछ सकता है अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाशक। ये जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार, याद रखना, ठीक है ना। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। तो आपसे पूछेगा वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड याद रखना, ठीक है ना, इससे रिलेटेड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? याद रखना, पाटलिपुत्र में थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 345 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। याद रखो, ये तो इंपॉर्टेंट ही आप लोगों का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो आपसे पूछ सकता है किससे दीक्षा ली थी या किससे शिक्षा ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु, जो कि जैनी थे, जैन धर्म के गुरु थे, इनसे ही, क्योंकि जैन धर्म का अनुयायी था ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म का अनुयायी था। मैगिस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, मैगिस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, ये मैग्निस्थनीज जो था, मैगिस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, याद रखना। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो वो मैगिस्थनीज की पुस्तक है। और मैगिस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था ना, सेल्यूकस निकेटर नहीं, ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है ना, मैगिस्थनीज। आगे बात करते हैं। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है किसके ग्रंथ में? देखिए, विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अब इस विशाख दत्त का जो ग्रंथ था वो कौन सा था? देखिए, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये पूछ सकता है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य। इंडिका, तो इंडिका जो है वो है मैगिस्थनीज की। अब विशाख दत्त के द्वारा कौन सी लिखित है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। जरा बताइए जल्दी से।
तो विशाखदत्त के द्वारा जो लिखी गई थी वो थी मुद्रा राक्षस। कौन सी थी? मुद्रा राक्षस थी, याद रखो। इसमें विशिष्ट रूप से वर्णन इसका किया गया है, ठीक है, याद रखना। आपसे पूछ सकता है चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या थे। तो चाणक्य के अन्य नाम में अगर मैं बात करता हूं तो नाम एक कौटिल्य था, उसका कौटिल्य नाम था। दूसरा उसका नाम विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। ये चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था, मतलब प्रधानमंत्री था, याद रखना। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? अपने अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर गुजारे थे? तो देखिए, अंतिम दिन इसने श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, और वहीं श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे, याद रखो। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य जो था वो किसका प्रमुख सलाहकार था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार था चाणक्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय किसने प्राप्त की थी, बताइए जरा। सही आंसर जाएगा चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के रूप में माना जाएगा, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के कारण आया था? तो किस घटना के कारण आया था? अशोक ने लड़ा था कलिंग का युद्ध 261 बीसी में, और इसी समय इसने रक्तपात ना करने की कसम खा ली थी। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद ही आया था, ठीक है ना। शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने ही कराया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके पुत्र का नाम महेंद्र तथा पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको इसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सवाल नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, सुभद्रांगी। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे बढ़ता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? मैंने बताया था आप लोगों को अभी, 305 बीसी में इसने हरा दिया था, ठीक है ना। और सेल्यूकस निकेटर को हरा के उनकी पुत्री कार्नेलिया से शादी कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनके साथ संधि शर्त भी काबुल, कांधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया था इसने, सेल्यूकस निकेटर ने। अगला सवाल। देव नाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? देव नाम प्रियदर्शी के नाम से विख्यात है सम्राट अशोक। ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ता हूँ। चाणक्य का एक अन्य नाम और क्या है? तो मैंने आपको कौटिल्य भी बताया था, मैंने आपको विष्णुगुप्त भी बताया था। तो चाणक्य के अन्य नाम में कौटिल्य, विष्णुगुप्त आ जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। मैगस्थनीज कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज कौन था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था ये, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। आगे बढ़ते हैं। इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल में राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल में राइट है, बृहद्रथ था। आगे बढ़ते हैं। मैगस्थनीज किसका दूत था? आपसे पूछ सकता है कि मैगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का, याद रखना। आगे, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपसे पूछ सकता है अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो देखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त हुई थी, ठीक है ना।
तो नाम क्या है? उपगुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? यानी मौर्य वंश के बाद आने वाला राजवंश कौन सा था? तो राजवंश था शुंग वंश, जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो याद रखना, संबंधित थे ये तक्षशिला से, ठीक ना, तक्षशिला से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मान के याद करिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य ने भी पुस्तक की रचना की है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो याद रखना बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल करते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसाली पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। 261 बीसी की बात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के तौर पे मान लिया जाएगा। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। स्तंभलेख 7। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जरा बताइए किस लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों पे? तो वो लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल में दोस्त राइट है। आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 29 की तरफ। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलेगा, लेकिन पुराणों की बात करें, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष, ठीक ना। तो पुराणों में अगर मैं बात करूं अशोक के नाम की, तो अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलेगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, क्योंकि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त उसी से जुड़े हुए थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार किसका पुत्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया कि बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। आगे बात बढ़ते हैं। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? बौद्ध धम्म संघ। तो जो धम्म नीति है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या था? वो था स्वयं पर नियंत्रण। याद रखना, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ना इसने 261 बीसी में जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद में कसम खा ली थी इसने रक्तपात ना करने की। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? खोज की बात करूं तो खोज की थी 1750 ईस्वी में फैंथलेर ने, लेकिन बात अगर 1837 की हो तो 1837 में जेम्स प्रीसेप ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो खरोष्टी लिपि में कौन सा लिखा गया है? वो लिखा गया है शाहबाजी गढ़ी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक की व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मैंने आपको बताया था गुर्जरा व मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलेगा, व्यक्तिगत नाम ही मिलेगा। तो यहाँ मास्की बिल्कुल 35 नंबर में सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? कौन से अभिलेख में इसने कहा है? तो वो है भाभू स्तंभ, है ना, भाभू स्तंभ। 36 नंबर क्वेश्चन। भाभू स्तंभ ने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे बढ़ते हैं।
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इसने किस भाषा का यूज किया था? तो इसने भाषा यूज की थी प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक किसे कहते थे? स्थानिक कौन था? तो जो जिला का प्रशासक था ना, जिले का प्रशासक, वही स्थानिक कहलाता था। तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक को कहते थे। आगे बढ़ते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस किसे कहा गया था? मैंने लाइन बोली थी, इनकी क्वेश्चन आएगा इस पर रिलेटेड। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से कहा गया था जस्टिन के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो ये राजनीतिक जो नीतियां होती हैं इन पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि कौटिल्य चाणक्य ये राजनीति से, पॉलिटी से ही संबंधित था। ठीक है भैया। अगला सवाल करेंगे, किसके शासनकाल में डाइमैक्स भारत की यात्रा पर आया था? 41 नंबर सवाल। जो डाइमैक्स था वो बिंदुसार के समय में, है ना, बिंदुसार के समय में भारत की यात्रा पर आया था डाइमैक्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? अगर ये पूछे सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, वो मौर्य राजवंश है, सबसे पुराना राजवंश। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत रहता था? तो बिंदुसार के जो दरबार में राजदूत आया था वो था डाइमैक्स, याद रखना, डाइमैक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ता हूँ। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का प्रचलन था? तो कौन सी मुद्रा चलती थी मौर्य काल में? पर्ण नाम से मुद्रा चलती थी, पर्ण नाम से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है। अशोक का जो अभिलेख है 14 अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है अशोक का। अगला, अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपि का प्रयोग करके की गई है? तो याद रखना 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों की रचना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक ना। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी? यानी शत्रु विनाशक किसे कहा गया था? बिंदुसार को शत्रु विनाशक कहा गया था। अगला, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो अशोक का उत्तराधिकारी हुआ था कुणाल। याद रखना, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ था। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो अशोक ही था जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने गद्दी अपने हैंडओवर में की थी। 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिसकी पुस्तक थी इंडिका, याद रखना। और ये सबसे पहले इसने भारत की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक, है ना, कहाँ पे? पाटलिपुत्र, मांग पुत्र अशोक। ठीक ना। पहली 483 बीसी में महाराज आजा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में, है ना, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो हुई थी महाराज आजा, सब वैसा काल है, 383 बीसी में सभाकामी वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरी मांग पुत्र अशोक मोगलीसी पुत्र की, मतलब मोगलीती पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, पुत्र पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में 251 बीसी में हुई थी। ठीक है। और जो चौथी हुई थी वो ईसा की पहली शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना, कुंडलवन कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने स्थापना की थी? तो नंद वंश के पश्चात आए थे मौर्य, और मौर्य के बाद में आए थे शुंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? यानी पहला रूप कौन सा है? तो भाई आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि, याद रखना। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। राजुक कौन थे? सवाल नंबर 53। राजुक कौन थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे राजुक। अगला सवाल करते हैं। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे?
तो अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, घटनाओं की सूचना। अगला सवाल करेंगे, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो भ्राभु अभिलेख है जिसमें बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। तो ये एग्जाम था आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1919 का, भ्राभु अभिलेख इसका उत्तर था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से हमें जानकारी उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में मिलती है, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसके धार्मिक विचार यानी उपरोक्त सभी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। अशोक के 12वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, याद रखना है ना। इसमें अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अशोक के पहले अभिलेख में पशु की जो बलि दी जाती है उसकी निंदा की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अशोक के 6ठे अभिलेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। चलो बहुत बढ़िया। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। ठीक है ना। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो। ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और जो ग्राम का मुखिया था वो ग्रामीक कहलाता था। ग्रामीक, ठीक है ना, ग्रामीक कहलाता था। चलो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।